बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटा शकील की ये दरीना ख्वाहिश थी कि बॉलीवुड पर इसका राज हो, लेकिन वो जब भी इस जानिब आना चाहता इसे कहा जाता कि बॉलीवुड अबू सालम और अनीस इब्राहिम के दायरा कार में आता है और इसका काम महज मारधाड़ और भत्ताखोरी है, तो इसे बड़ा दुख होता। अबू सालम इस मामले में बहुत शातिर जहन का मालिक था और वो बॉलीवुड फिल्मों की बैनुल अक़वामी मार्केटिंग के हकूक़ हासिल करने के चक्कर में था। इसके अलावा भी अबू सालिम हर लिहाज से बॉलीवुड पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता था। शकील इसी गम में घुले जा रहा था कि अचानक ही एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे इसे अपनी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आईं। सन 1999 का जिक्र है कि अनीस भाई और अबू सालम की आपस में अलहदगी हो गई। इस अलहदगी की मुख्तलिफ वजूहात में सबसे बड़ी वजह अनीस की सालम पर बदएतमादी थी कि सालम पैसे के लेन देन में गड़बड़ कर रहा था। अनीस भाई को शक था कि सालम रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प कर रहा है। शकील ने सोचा कि मौका अच्छा है और इसे इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला काम किसी बाएतमाद फ्रंटमैन की तलाश थी, कोई ऐसा बाएतमाद शख्स जो पसे पर्दा छोटा शकील के लिए काम कर सके। बिला आखिर नज़ीम रिजवी की सूरत में इंतहाई मंजा हुआ शख्स इस काम के लिए इसके हाथ आ गया। नज़ीम रिजवी का काम ये था कि बड़े बड़े नामों यानी शोहरत याफ्ता लोगों से रब्ता करके उन्हें शकील की हदायत के मुताबिक फिल्में बनाने पर तैयार करे। इसके अलावा रिजवी ने उन्हें इस बात पर भी राज़ी करना था कि फ़िल्म की तैयारी शकील की बनाई हुई तारीखों पर की जाएगी। बॉलीवुड की दुनिया में तारीख लेना एक मानी खेज इस्तिलाह थी। रिजवी ने फ़ौरन ही इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। उसने डायरेक्टर के तौर पर अब्बास और मस्तान बर्मावाला को मुलाजमत पर रखकर अब्बास मस्तान कंपनी का आगाज़ किया। छोटा शकील की पहली फिल्म से मुतल्लिक अपनी कुछ तवक्कात थीं। वो चाहता था कि कोई मशहूर अदाकार इसकी फ़िल्म में जलवागर हो। छोटा शकील को अंदाज़ा था कि मशहूर फिल्मी नाम और मेयारी हदायतकारी फ़िल्म की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। छोटा शकील की अव्वलीन तरजीहात में शाहरुख खान या सलमान खान शामिल थे। रिजवी ने मुख्तलिफ फ़िल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि कोई शख्स फ़िल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाए। इत्तफाक की बात है कि 14 अक्टूबर से 14 नवंबर सन 2000 के दौरान क्राइम ब्रांच वाले छोटा शकील की तमाम फ़ोन कॉल टेप कर रहे थे। इन्हीं कॉल्स के ज़रिए क्राइम ब्रांच वालों को अंदाज़ा हुआ कि शकील के बॉलीवुड सितारों से किस कदर गहरे मरासम कायम हैं। अब्बास मस्तान को जिस फिल्म की हदायतकारी के लिए काम करना था उसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके रखा गया था। इस सिलसिले में रिजवी ने सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा से बात भी कर ली। क्राइम ब्रांच वालों को फ़ोन कॉलों से अंदाज़ा हो चुका था कि इस सारे गेम में रिजवी की हैसियत महज एक मोहरे की सी थी। भारत के किसी शख्स को सामने रखकर शकील खुद को महफूज रखना चाहता था। अगर ये फ़िल्म कामयाब हो जाती तो रिजवी की कंपनी में बॉलीवुड अदाकारों की लाइन लग जाती। अलबत्ता फ़िल्म की नाकामी की सूरत में सारा नुकसान छोटा शकील को उठाना पड़ता और इस सूरत में वो कोई नया फ्रंटमैन भी तलाश कर लेता। अलबत्ता फ़िल्म इंडस्ट्री में इसका अपना नाम डूबने से बच जाता। रिजवी का काम इंतहाई सादा था। इसे इन सेटों पर जाकर शाहरुख खान और सलमान से मिलना था जहां वो शूटिंग में मसरूफ़ हों। माजी में अबू सालिम की जानिब से चंद धमकियां मिलने के बाद शाहरुख खान ने पुरस्कार और अनजान लोगों से मुलाकातें करना बिल्कुल तर्क कर दिया था। इसलिए जब कभी रिजवी शाहरुख से मिलने के लिए सेट पर आता, शाहरुख इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता। बिला आखिर तंग आकर रिजवी ने शकील को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसी दौरान ये वाक़या भी पेश आया कि शाहरुख फिल्म के सेट से तकरीबन 1 घंटे के लिए गायब हो गया। जब रिजवी छोटा शकील को शाहरुख की शिकायत लगा रहा था तो दूसरी जानिब क्राइम ब्रांच वाले भी इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। इन फ़ोन कॉलों से उन्हें बॉलीवुड अदाकारों के कोड नाम भी मालूम हो गए। जिस तरह अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पिस्तौल, पैसा, गाड़ी वगैरह के चंद कोड नाम तजवीज़ कर रखे थे, बिल्कुल इसी तरह वो अदाकारों को भी कोड नामों से पुकारते थे, जैसा कि
अब्बास मस्तान के लिए जोड़ी, सलमान खान के लिए पहलवान, ऋतिक रोशन के लिए चिकना, राकेश रोशन के लिए टकला और शाहरुख के लिए हकला वगैरह का कोड इस्तेमाल किया जाता। यही फ़ोन टेप बाद अज़ां कई लोगों के लिए बतौर अदालती सबूत भी पेश की गई। इसी अंदाज की एक गुफ्तगू रिजवी और शकील के दरमियान कुछ इस अंदाज से टेप की गई। रिजवी, चिकने का शो है, अपना हकला है ना, वो भी जा रहा है। शकील, अच्छा। रिजवी, हकला आज इसकी वैन में आधे घंटे घुसा रहा। शकील, हाँ हाँ बोल। रिजवी, तो मैं इसको बोला जाते वक्त ज़रा मिलके जाना क्या। शकील, अच्छा फिर। रिजवी, बोला आता हूँ, फिर चुपके से निकल गया। रिजवी की ज़ुबानी शाहरुख के रवैये का सुनकर शकील ने कहा कि अच्छा मैं शाहरुख से निपटता हूँ। इसी तरह रिजवी सलमान खान के पास भी जाता रहा और इससे कहता कि ज़रा शकील भाई से बात कर लो, लेकिन सलमान खान ने कभी भी इसे संजीदगी से नहीं लिया और इसे डांट देता। कई मरतबा रिजवी को मुहाफ़िज़ों से पटवा कर दरवाजे से बाहर भी फंकवाया गया। रिजवी की नालायकी से तंग आकर शकील ने एक दिन अंजुम फजलानी को भेजा कि ज़रा मामलात को देख ले। अंजुम के पास मोबाइल के सिवा और कुछ ना था। अंजुम बड़े ही एतमाद के साथ चलता हुआ सलमान खान के पास गया और मोबाइल फ़ोन इसके हाथ में थमा दिया और इससे कहा, शकील भाई लाइन पर हैं, तुमसे बात करेगा। सलमान ने फ़ोन हाथ में लिया और एक कोने में चला गया। सलमान शकील के मुतालबात मानने से इनकार नहीं कर पा रहा था। सलमान को फिल्म में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और बिला आखिर वो किसी हद तक राज़ी हो गया। शकील 15 करोड़ तक की सरमायाकारी करने को तैयार था और सरानी ब्रादर्स जैसे कारोबारी लोग भी इस सिलसिले में सरमायाकारी करने को तैयार थे। फिल्म के बारे में इब्तदाई बातचीत कर लेने के बाद अब रिजवी और शकील फिल्म की मार्केटिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे कि किस टीवी चैनल का इंतखाब किया जाए, तकरीब कहाँ और कैसे हो। रिजवी ने शकील को बताया कि इसके अंदाजे के मुताबिक उन्हें फिल्म से 6 करोड़ तक का मुनाफा मुतवक्का था और इसके बाद कोई भी अदाकार इसकी पेशकश को ठुकराने का नहीं सोचेगा। शकील ने रिजवी से कहा कि लोगों की परवाह ना करे क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसके हाथ में थी। दूसरी जानिब इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच वालों ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत इंतहाई मजबूत मुकदमा कायम किया। पुलिस ने छोटा शकील और रिजवी के माबैन होने वाली गुफ्तगू की 31 रिकॉर्डिंग बतौर सबूत पेश की। अदालत को बताया गया कि जो अदाकार भी रिजवी की बात नहीं मानता इसे शकील के ज़रिए धमकियां दिलवाई जाती थी। इस सिलसिले में शाहरुख और सलमान की मिसालें पेश की गईं। इसी तरह ऋतिक रोशन ने फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही जब इस फिल्म की कामयाबी के आसार देखे तो रिजवी के साथ अगली फिल्म करने की हामी भर ली, लेकिन जैसे ही इसके वालिद राकेश रोशन ने इसे मना किया कि अंडरवर्ल्ड वालों के साथ काम नहीं करना है तो राकेश को भी खतरनाक नताइज भुगतने की धमकियां दी गईं। राकेश के बारे में रिजवी को की गई कॉल ज़रा परेशान कुन थी और क्राइम ब्रांच वालों को खदशा था कि अब कुछ हो सकता है। बिला आखिर जनवरी सन 2001 में राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड से पंगा लेने की सज़ा दी गई। दरअसल शकील चाहता था कि सिर्फ राकेश की गाड़ी पर फायरिंग की जाए ताकि फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोग भी डर जाएं, लेकिन बदकिस्मती से गोली राकेश रोशन के बाजू में जा लगी। शदीद जख्मी होने के बावजूद राकेश रोशन खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। इस वाक़े से एक मरतबा फिर बॉलीवुड में खौफ की लहर दौड़ गई। एक और गुफ्तगू के दौरान क्राइम ब्रांच वालों ने छोटा शकील की जानिब से अजय देवगन को ये पैगाम देते सुना कि वो अपनी फिल्म राजू चाचा की तारीख आगे पीछे कर ले ताकि इनकी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में खलल वाक़या ना हो। इस सिलसिले में अजय के सेक्रेटरी को धमकियां भी दी गई थीं। एक और कॉल के दौरान शकील ने रिजवी से कहा कि अगर शाहरुख खान अकड़ी दिखाता रहे तो इसकी कार पर फायरिंग करवा देना। आधे घंटे में ही फ़ोन करके खुद ही बोलेगा कि काम करने के लिए राज़ी है। इन कॉलों के बाद क्राइम ब्रांच वालों ने फैसला किया कि अब मज़ीद इंतज़ार करना ख़तरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा 13 नवंबर को रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली मरतबा किसी पुलिस कमिश्नर महेश नारायण सिंह ने क्राइम ब्रांच वालों को सख्त हदायत दी
کہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے بالی ووڈ اداکاروں سے سختی سے تفتیش کی جائے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو۔ البتہ بعد ازاں یہ ثابت کیا گیا کہ سلمان خان، رانی مکھرجی اور عباس مستان سے اس فلم کے لیے جبراً کام لیا گیا، بصورت دیگر ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق تھے۔ بعد ازاں چوری چوری چپکے کے حقوق گورنمنٹ آف انڈیا کو منتقل کر دیے گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس فلم میں انڈر ورلڈ کی جانب سے سرمایہ کاری کی گئی ہے تو اسے خاص پذیرائی نہ مل سکی۔ رضوی کے اندازوں کے برعکس اس فلم سے صرف 25 لاکھ کی کمائی ہو سکی۔ جاری ہے۔